नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। तो आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर विश्व वाली जो किताब है दो ध्रुवीयता का अंत, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं। 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, चाहे 6 नंबर हो, जितने भी क्वेश्चन है उन सब के उत्तर मैं आज आपको बताऊंगा जो हर साल एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आप कॉपी और पेन निकाल कर बैठ जाइए और बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊंगा जो हर साल एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए इस वीडियो में 40% मैं लेकर आया हूं जो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि दो ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। अब आप ये मत समझना कि इसके उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसके उत्तर भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो पर यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसमें 40% है, बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो इनके उत्तर भी मैं साथ साथ बताते चलूंगा। तो पहला प्रश्न आपका कि दो ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। तो दो ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। तो अमेरिका और सोवियत संघ ने अमेरिका और सोवियत संघ ने विश्व को दो हिस्सों में बांट दिया था। मतलब कि एक तो पूर्वी दुनिया, एक पश्चिमी दुनिया और एक पूर्वी दुनिया। तो पूर्वी दुनिया के जो देश थे वो सोवियत संघ में शामिल थे और जो पश्चिमी दुनिया थी वो अमेरिका थी, महाशक्ति, जिसे अमेरिका पश्चिमी दुनिया तथा सोवियत संघ पूर्वी दुनिया के नाम से जाना गया। इसे दो ध्रुवीय विश्व के नाम से जाना जाता है। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि दो ध्रुवीयता के अंत से आप क्या समझते हैं। दो ध्रुवीयता का अंत ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, इस प्रकार से दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। अब विश्व में केवल एकमात्र महाशक्ति थी, वो थी अमेरिका। मतलब कि सन 1991 में जो 2 गुट थे वो एक ही गुट रह गया, क्योंकि सोवियत संघ क्या हो गया, टूट गया। तो विश्व में एक ही महाशक्ति रह गई, वो थी अमेरिका। तो इसे ही दो ध्रुवीयता का अंत कहा जाता है और विश्व में केवल एकमात्र महाशक्ति रही, वो थी अमेरिका। तीसरा प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही। तो बर्लिन की दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। 28 वर्षों तक बर्लिन की दीवार खड़ी रही। अब चौथा प्रश्न है बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी। बर्लिन की दीवार पूंजीवाद और समाजवाद के बीच विभाजन का प्रतीक थी। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, मोस्ट क्वेश्चन है ये। पांचवा प्रश्न है कि बर्लिन किस देश की राजधानी है। तो बर्लिन जर्मनी का एक शहर है, बर्लिन। तो ये जर्मनी की राजधानी है, बर्लिन, जर्मनी। अब छठा प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन में किस नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो वो थे गोरबाचेव, मिखाइल गोरबाचेव। बर्लिन की दीवार कितनी लंबी थी। तो ये दीवार थी 150 किलोमीटर लंबी। गोरबाचेव द्वारा सोवियत संघ में चलाई गई 2 नीतियों के नाम। एक नीति थी ग्लासनोस्त, जिसका मतलब था खुलापन, और दूसरी नीति थी पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब था पुनर्रचना। आपका 9वां प्रश्न है कि सोवियत प्रणाली क्या है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में यदि पूछा जाता है तो बता सकते हैं आप सोवियत प्रणाली क्या है। सोवियत प्रणाली समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। मतलब कि सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया, 1917 की रूसी क्रांति या फिर समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवाद का विरोध करती थी और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। मतलब कि यह क्रांति थी जो पूंजीवाद का विरोध करती थी और समाजवाद को मानती थी। तो ये सोवियत प्रणाली थी। 10वां प्रश्न है सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था। तो ये मिलकर बना था 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। अब 11वां प्रश्न है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी क्या थी। यानी सोवियत राजनीतिक प्रणाली कौन सी पार्टी थी। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट या फिर समाजवादी पार्टी। अब आपका 12वां प्रश्न है कि सोवियत संघ से अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये था लताविया, और ये हुआ था मार्च 1990 में अलग। मार्च 1990 में अलग हुआ था ये। अब आपका 13वां प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 में। शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है। आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब अगला प्रश्न है कि इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल से आप क्या समझते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल से आप क्या समझते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल। तो शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई। धंधों और कंपनियों को निजी हाथों औने पौने भाव में बेच दिया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है। मतलब कि सोवियत संघ ने शॉक थेरेपी के तहत मतलब कि खुलेपन को अपनाया, बाजारी अर्थव्यवस्था को
अपनाया। और इसके तहत जो भी कंपनियां थी और धंधे थे 90% उद्योग धंधों को निजी हाथों औने पौने भाव में बेच दिया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा मोस्ट है एग्जाम में आने वाला। अगला प्रश्न आपका, रूस की मुद्रा का क्या नाम था? नाम क्या था? तो रूस की मुद्रा का नाम था रूबल। रूस की मुद्रा का नाम रूबल था। अब आपका 17वां प्रश्न है कि सोवियत संघ में कितने वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा? तो सोवियत संघ में 72 वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी का यानी समाजवादी पार्टी का शासन रहा, जिससे वहां पर भ्रष्टाचार की नींव गड़ चुकी थी। अब आपका 18वां प्रश्न है कि बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं? तो बाल्टिक गणराज्य के अंदर आता है एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। ये 3 राज्य हैं बाल्टिक गणराज्य। अब आपका अगला प्रश्न है 19वां कि यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? तो ये प्रश्न आता रहता है, यूएसएसआर का पूरा नाम समाजवादी सोवियत गणराज्य। 20वां प्रश्न है सोवियत संसद का नाम क्या है? तो सोवियत संसद का नाम है ड्यूमा। मोस्ट क्वेश्चन ड्यूमा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव। रूस के 2 गणराज्य जहां हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए, तो रूस के 2 गणराज्य थे चेचन्या और दागिस्तान। चेचन्या और दागिस्तान। सोवियत संघ में, अब अगला है सोवियत संघ में गोर्बाचेव कब से कब तक नेता रहे? तो ये रहे थे 1985 में बने थे और 1991 तक रहे थे। अब रूसी संसद ने, मतलब कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तब रूसी संसद ने भी क्या किया कि रूसी संसद ने सोवियत संघ में से अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की, यानी कब आजाद हुई सोवियत संघ से? तो ये हुई तो जून 1990। मोस्ट क्वेश्चन है। 25वां प्रश्न है कि बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बने? यूएनओ के सदस्य कब बने? तो ये बने थे सितंबर 1991 यानी 1991 में। अब आपका 26वां है कि पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो ये थी बर्लिन की दीवार। जो बर्लिन की दीवार थी वो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच विभाजन का प्रतीक थी, बर्लिन की दीवार। आपका 27वां प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना गया? तो सोवियत संघ के विघटन के समय एक ही नेता था, वो था गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव। अब आपका 28वां प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उद्भव हुआ? यानी सोवियत संघ के विघटन से 15 नए देशों का उद्भव हुआ, क्योंकि 15 नए देश तो वो आजाद हो चुके थे। अब आपका 29वां प्रश्न है कि 1964 से 1982 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे, तो ये रहे थे निकिता क्रुश्चेव। अब 30वां प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्राध्यक्ष तो वो थे जोजेफ स्टालिन। अगला प्रश्न है कि रूसी क्रांति क्या है? तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाला है। रूसी क्रांति क्या है? 1917 की रूसी क्रांति पूंजीवाद के विरोध और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। इसे रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। मतलब कि 1917 में हुई थी रूसी क्रांति, जो पूंजीवाद का तो विरोध करती थी और समाजवाद के आदर्श और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी, यानी समाजवाद को स्थापित करना चाहती थी ये क्रांति। 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन है? तो ये थे व्लादिमीर लेनिन या फिर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। शॉक थेरेपी क्या है? हाँ, तो शॉक थेरेपी है। शॉक थेरेपी का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात मतलब कि चोट पहुंचाकर उपचार करना, चोट पहुंचाकर उपचार करना या फिर आघात पहुंचाकर उपचार करना। यदि शाब्दिक अर्थ पूछे तो ये इसका सही उत्तर है। और इसके अंदर सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप के गणराज्यों द्वारा साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक आर्थिक मॉडल अपनाया गया, जो विश्व बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित था। मतलब कि सोवियत इसमें यह था कि जो समाज साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक आर्थिक मॉडल था। मतलब कि लोग क्या थे, साम्यवाद से किसकी ओर जा रहे थे? पूंजीवाद की ओर जा रहे थे। ये एक मॉडल था जिसे विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि शॉक थेरेपी के उद्देश्य क्या है? शॉक थेरेपी के उद्देश्य क्या है? शॉक थेरेपी के उद्देश्य तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था को जड़ से समाप्त करना। मतलब कि शॉक थेरेपी तक क्या अपनाया गया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना शामिल था इसमें। दूसरा है कि सरकारी संपत्ति को निजी स्वामित्व में लाना, यानी सरकारी जितनी भी संपत्ति है उसको निजी हाथों में सौंपना। तीसरा है कि पूंजीवाद को अपनाकर खुलेपन को बढ़ावा देना।
और चौथा है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। तो ये शॉक थेरेपी का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि शॉक थेरेपी के परिणाम बताइए। शॉक थेरेपी के परिणाम, तो पहला परिणाम है कि अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना। तो शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तहस नहस हो गई। सोवियत संघ ने अपने 90% उद्योग धंधों को और कंपनियों को निजी हाथों होने पौने भाव में बेच दिया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न मोस्ट है, इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना, ये इसका एक पहला परिणाम था। दूसरा परिणाम है रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आना। तो शॉक थेरेपी के तहत रूस की मुद्रा रूबल में भारी गिरावट आ गई। इस गिरावट से महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो लोगों के पास पहले पूंजी जमा थी वह भी समाप्त हो चुकी थी। अगला है खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति। मतलब कि सोवियत संघ में पहले जो सामुदायिक खेती की जाती थी वह प्रथा भी समाप्त हो चुकी थी, जिससे अनाज की भी कमी आ गई। दूसरा परिणाम है सामाजिक कल्याण की समाप्ति। तो शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप जो सरकार पहले सामाजिक कल्याण करती थी वह कल्याण भी लोगों को नहीं हो सका। अब अगला है लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमजोर होना। तो शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप जो लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई गई थी वह भी हड़बड़ी के अंदर पूरी तरह कमजोर पड़ गई। तो ये शॉक थेरेपी के परिणाम थे। ये प्रश्न आपके 6 नंबर के अंदर आएंगे कि सोवियत संघ के विघटन के कारणों को स्पष्ट करें। सोवियत संघ के विघटन के कारणों को स्पष्ट करें। तो सोवियत संघ के विघटन का पहला कारण है कि राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी। तो आपको टॉपिक वाइज आपको इसके कारण लिखने हैं। अब पहला कारण है कि कई वर्षों तक सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गतिरोध होने के कारण वहां की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं पूरी तरह से कमजोर हो गई, तो जिससे यह लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई। यानी कि वहां की जो राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं थी जो पूरी तरह से कमजोर पड़ गई और वहां के लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कमी आ गई, जिससे वहां के लोगों को जो जरूरत थी उपभोक्ता लोगों को जो जरूरत थी उनकी कमी आ गई और खुलेआम सवाल खड़े करने लगे। यानी लोग खुलेआम सवाल खड़े करने लगे और वहां की जो संस्थाएं थी वो लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई। सोवियत संघ के विघटन का दूसरा कारण है हथियारों की होड़। पूंजीवादी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण तो सोवियत संघ ने क्या किया था कि पूंजीवाद देश, पश्चिमी देश जो हथियार बनाने में लगे हुए थे, ज्यादा धन हथियार बनाने में निवेश कर रहे थे, तो उनको देकर सोवियत संघ ने की प्रतिस्पर्धा, यानी कि होड़ के कारण सोवियत संघ ने अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियार और अन्य सैन्य सामान पर खर्च कर दिया। साथ ही पूर्वी यूरोप के देशों के विकास पर भी खर्चा किया ताकि वह सोवियत संघ के नियंत्रण में रहे। इससे सोवियत संघ पर गहरा प्रभाव, आर्थिक दबाव पड़ा। मतलब कि यह थी पश्चिमी दुनिया और यह थी पूर्वी दुनिया। तो जो पूर्वी दुनिया थी ये सोवियत संघ था, तो इसने क्या किया, तो यहाँ बीच में था यूरोप। तो यूरोप में जो एक देश है जर्मनी, तो उसकी राजधानी थी बर्लिन। तो ये जो इधर का यूरोप था, पश्चिमी यूरोप, ये पश्चिमी इसकी तरफ था और जो पूर्वी यूरोप था ये सोवियत संघ की तरफ था। तो सोवियत संघ ने क्या किया कि इन देशों का भी साथ दिया ताकि ये देश भी इसके नियंत्रण में बने रहे। तो इनको भी खर्चा दिया और इनको भी सैन्य सामान आदि खर्चा दिया। सोवियत संघ का पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ना। जब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तहस नहस हो गई और लोगों ने देखा कि पश्चिमी देश पूर्वी देशों की तुलना में बहुत अधिक तरक्की कर रहे हैं, तब लोगों को पता चला कि सोवियत संघ पिछड़ चुका है। यह भी सोवियत संघ के विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। मतलब कि लोग जब पश्चिमी लोगों को देखा, सोवियत संघ के लोगों ने जब पश्चिमी देशों को देखा तो उनको पता लगा कि पश्चिमी देश तो हमारे से ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो यह भी सोवियत संघ के विघटन का महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। अब आपका अगला कारण है कि प्रशासनिक व राजनीतिक गतिरोधता। तो सोवियत संघ में कई सालों तक एक ही पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी रही और उसके रहने से प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में भ्रष्टाचार की नींव गड़ चुकी थी। मतलब कि जब भी किसी भी देश में जब एक ही पार्टी कई सालों तक रहती है तो वहां का राजनीतिक ढांचा है वो चरमरा जाता है और वहां भ्रष्टाचार की नींव गड़ जाती है। अगला कारण है कि गोरबाचेव की नीतियां। अब गोरबाचेव ने 2 नीतियां अपनाई थी, तो इसको चलिए पढ़ते हैं। गोरबाचेव ने सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए पेरेस्ट्रोइका व ग्लासनोस्ट जैसी नीतियों को अपनाया। इन नीतियों के जरिए गोरबाचेव पश्चिमी देशों के साथ निवेश और खुलेपन को बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन गोरबाचेव का विरोध कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने किया। यानी कि गोरबाचेव ने सुधार लाने के लिए 2 नीतियां चलाई, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, जिसमें क्या हुआ कि इनका विरोध किया गया, इन नीतियों का विरोध किया गया। और विरोध किसने किया? कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने विरोध किया। तो यह भी सोवियत के विघटन का महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ।
अब एक महत्वपूर्ण और तात्कालिक कारण है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन का सबसे तात्कालिक कारण क्या सिद्ध हुआ? तो ये था राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय। तो राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ, यानी तत्काल कारण सिद्ध हुआ। रूस, एस्टोनिया, लतावा, लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे देश अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे, जिसके कारण सोवियत संघ टूट गया। मतलब कि जैसे लताविया था, तो लताविया मार्च 1990 में अलग हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे सभी देश क्या होने लगे, अलग होने लगे। और अलग होते होते एक दिन क्या हुआ कि सोवियत संघ पूरी तरह से टूट गया, और टूटने की वजह से एक ध्रुवीय विश्व स्थापित हो गया, और एकमात्र महाशक्ति रही वो थी अमेरिका। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के परिणामों को स्पष्ट करें। तो ये भी प्रश्न मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी 6 नंबर में आता है। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, तो सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद निम्न परिवर्तन हुए। तो क्या क्या परिवर्तन हुए देखते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन हुआ कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। तो सोवियत संघ के विघटन से क्या हुआ, जो शीत युद्ध चल रहा था सोवियत संघ और यूएसए के मध्य, तो ये समाप्त हो गया। सन 1991 में सोवियत संघ और पूंजीवाद दुनिया के बीच चल रहा शीत युद्ध समाप्त हो गया। एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दूसरा परिवर्तन है, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में केवल एक ही अर्थव्यवस्था कायम रही, वो थी अमेरिका। यानी कि पहले जो दो दुनिया में बट गया था विश्व, तो अब केवल एक ही अर्थव्यवस्था कायम रही, वो थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अधिक महत्व देने लगे। नए राष्ट्रों का उदय, सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, इसलिए विघटन के बाद ये सभी स्वतंत्र हो गए और इन्होंने अपनी खुद की पहचान, एक नई पहचान बनाई। यानी कि 15 गणराज्यों से मिलकर बना था सोवियत संघ, तो ये 15 राज्य क्या हुए, धीरे धीरे सब क्या हो गए, अलग हो गए, और अलग होने की वजह से सोवियत संघ पूरी तरह टूट गया, और सभी देशों ने अपनी अपनी नई अर्थव्यवस्था कायम की और अपने अपने एक नई पहचान बनाई। अगला है कि विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कायम होना। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में केवल एक ही अर्थव्यवस्था कायम रही, वो थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कायम रही। पहले जो देश सोवियत संघ में शामिल थे, उन्होंने विघटन के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था को छोड़कर अधिकतर देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने लगे। यानी विश्व में केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का महत्व बढ़ गया सोवियत संघ के विघटन के बाद। लोगों को लगने लगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं टिक पाएगी। अब अगला है कि हथियारों की होड़ समाप्त होना। अगला परिवर्तन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम। तो पहले जो देश आत्मनिर्भर बनने के लिए हथियार बनाने में बहुत ज्यादा मात्रा में धन लगा रहे थे, यानी कि पहले क्या कर रहे थे कि लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हथियारों में अधिकतर धन किस में लगा रहे थे, हथियारों में लगा रहे थे। तो लेकिन सोवियत संघ में ज्यादा मात्रा में धन लगा रहे थे, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद जो धन हथियार बनाने में लग रहा था, वह धन अब देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में लग रहा था। यानी कि पहले क्या होता था कि लोग जो धन हथियार बनाने में लगा रहे थे, अब उसी धन को लोग अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगा रहे थे। अगला प्रश्न है कि लताविया सोवियत संघ से कब अलग हुआ। तो लताविया वो अलग हुआ था मार्च 1990 में अलग होने वाला पहला गणराज्य था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ से अलग होने वाला पहला गणराज्य कौन सा था। मार्च 1990 में अलग हुआ, ये था लताविया। अगला प्रश्न है सोवियत संघ व भारत के संबंधों को स्पष्ट करें। राजनीतिक संबंध, तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में यूएनओ में भारत का समर्थन किया। तो सोवियत संघ ने यूएनओ में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन किया। दूसरा है कि दूसरा संबंध है सोवियत संघ ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मदद की। तो दूसरा ये महत्वपूर्ण संबंध है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मदद की। इन सन 1971 में भारत ने सोवियत संघ से मित्रता भी की, यह भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण है। राजनीतिक संबंध। अब आर्थिक संबंध है कि शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत की सार्वजनिक कंपनियों में आर्थिक मदद की। उस समय आर्थिक मदद करना बहुत मुश्किल था, यानी कि सोवियत संघ ने क्या किया, भारत की आर्थिक मदद की, जो उस समय मदद की जिस समय मदद पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। अब दूसरी मदद है जब भारत में विदेशी मुद्रा की कमी आ गई, तो सोवियत संघ ने रुपए में भारत की मदद की। यानी जब भारत में विदेशी मुद्रा की कमी आ गई, तो सोवियत संघ ने रुपये लेकर भारत की मदद की थी। अब सांस्कृतिक संबंध है, इनको नोट करते चलिए आप कि सोवियत संघ व भारत की संस्कृति मिलती जुलती है। यानी सोवियत संघ व भारत की संस्कृति मिलती जुलती है। सोवियत संघ में भारत की फिल्में लोकप्रिय थी, यानी जो पहले फिल्में बनती थी तो वो सोवियत संघ में लोकप्रिय थी जो भारत की थी। सोवियत संघ में भारतीय कलाकार घूमने जाते रहते थे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और प्रश्न चाहिए
तो मेरे को कमेंट में बताइए। ये आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताइए, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।